तो बच्चों राधे राधे। ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में मैं आगे फिर से ये 15 क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये भी बहुत अच्छे सवाल हैं। तो पहला सवाल दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द अल्फा हाइड्रोजन नॉट बी एब्स्ट्रैक्टेड ऑन ट्रीटमेंट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो देखो ये हमारे पास में एसीटोन है। तो जैसे हमने क्या एल्डोल कंडेंसेशन में देखा ये क्या है CH2H प्लस ये बेस हो गया। तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा है, अल्फा हाइड्रोजन। तो एसिड बेस रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है हमको, COCH2 माइनस प्लस H2O। और ये किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। अब देखो पहली बात तो ये कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, इस वाले ये क्या है कार्बोक्सिलिक पे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन पे जो है अल्फा हाइड्रोजन है। इसी तरह से यहाँ पर ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, इसमें ये देख लेते हैं हम कि यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन अल्फा है और इसमें ये एक्टिव मिथिलीन वाले दोनों हाइड्रोजन अल्फा है। वैसे तो इधर भी है लेकिन ये ज्यादा एसिडिक है। और इसमें ये वाला एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, तो ये वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो किस में एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, सबसे जो फास्ट रिएक्शन होगी बेसिकली वो एसिड के साथ होगी। लेकिन एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं जाएगा, ये वाला एसिडिक, तो ये दिस कैन नॉट बी अल्फा हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट इस वाले केस में बेसिकली जो होगा वो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH प्लस OH माइनस और ये बना देगा COO माइनस प्लस H2O, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, तो ये वाला हाइड्रोजन बाहर जाएगा ही नहीं। ये वाला मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है तो यही यहाँ से बाहर होगा। अगला सवाल देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो जो फर्स्ट वाला केस है, जो फर्स्ट वाला केस है वो कैसा है, ग्वेनिडिन टाइप का है। ग्वेनिडिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्गर बेस जो एल्काइल अमाइंस में होता है, ठीक है ना। तो ग्वेनिडिन की अगर हम बात करें तो जैसे ये हमारे पास में C डबल बॉन्ड NH और ये NH2 और ये NH2, अगर ये प्रोटॉन लेता है तो क्या बनेगा, मतलब 3 NH2 हो जाएंगे, NH2 NH2 और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है देखो, ये स्टेबलाइज हो रहा है थ्रू रेजोनेंस, इस पर भी हो रहा है, इस पर भी हो रहा है और इस पर भी हो रहा है। तो दिस इज व्हाट, ग्वेनिडिन। ग्वेनिडिन इज द मोस्ट बेसिक एल्काइल अमाइन में कह सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक एज बेसिक एज NaOH। तो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये वाला अगर प्रोटॉन यहाँ पे अटैक करता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये दोनों जगह डीलोकलाइज हो जाएगा। सेकंड वाले केस में अगर यहाँ से प्रोटॉन लोन पेयर को लेता है तो इसकी इट विल लूज एरोमेटिसिटी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये यहाँ से जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ से अगर जाता है तो ये भी क्या करेगा, एरोमेटिसिटी को लूज करेगा और ये एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो कौन हो जाएगा, फर्स्ट, उसके बाद फोर्थ और फिर थर्ड, सबसे लास्ट में आएगा सेकंड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है लोन पेयर अवेलेबिलिटी या जो अमोनियम आयन बनना है उसकी स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा अमोनियम आयन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा कोई भी अमाइन जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखो, इसमें क्या है कि ये प्रोटेक्टिंग एजेंट होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराते हैं तो ये साइक्लिक कीटल या एसिटल बना लेता है। तो यहाँ पर ये कीटल है तो ये क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड O
और इधर ये C6H5 लगा हुआ है तो पीएच लिख देता हूँ। और ये क्या है, एस्टर ग्रुप। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा रिएक्टिव है उसके साथ रिएक्शन होगी। कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है कार्बोनिल ग्रुप में, दिस कीटोन इज मोर रिएक्टिव। और इसकी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, इसको ऐसे लिख लें OH एंड OH। तो ये यहाँ से क्या करेगा, H2O को बाहर कर देगा यहाँ से। तो सिंपली क्या हो गया कि दिस विल कन्वर्ट इनटू O, साइक्लिक कीटल बन गया ये क्या है C6H5 एंड दिस OMe हो गया ये, ठीक है ना, दिस इज OMe। अब हम यहाँ पर देखें कि फर्दर क्या कर रहा है, अब ये प्रोटेक्ट हो गया, इसका फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता लेकिन इसका रिडक्शन हो सकता है। LaH क्या कर सकता है, इसको रिड्यूस कर सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा C6H5। हाइड्रोलिसिस पर देखो ये क्या होगा कि ये फर्दर यहाँ से बाहर हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस पर क्या होगा, ये फर्दर बाहर हो जाएगा C6H5 और COCH2। और ये भी वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH में। सो दिस इज ऑल्सो CH2OH। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देख लो सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो हमेशा इथाइलिन ग्लाइकॉल को जो हम यूज करते हैं एज ए प्रोटेक्टिंग एजेंट फॉर कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप की हमें रिएक्शन नहीं करानी है और वो compete कर रहा है किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल को यूज कर लेते हैं एज ए प्रोटेक्टिंग एजेंट, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है, फर्दर रिएक्शन ये नहीं होने देता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट थिंग। अगला सवाल क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द कार्बोनिल कंपाउंड X दैट शोज द हाईएस्ट रिएक्टिविटी। अब देखो ये हाईएस्ट रिएक्टिविटी की बात कर रहा है और मीडियम कैसा है, एसिडिक है। तो अगर एसिडिक मीडियम होगा तो बेसिकली क्या है कि रिएक्शन कार्बोकैटायन के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पर मैंने मान लो कि ये ले लिया RCH ले लिया सपोज, इस पर पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, प्लस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगी, ये कैटेलाइज कर रहा है रिएक्शन को तो ये क्या बनाएगा पॉजिटिव। और ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इस वाले केस में देखें कि जो एल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ पर ये जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये जितना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा इस वाले कैटायन को उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। अगर हमारे पास में नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है, डायरेक्टली अगर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है तो जितना ज्यादा इस वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि उस वाले केस में बी विल बी मोस्ट रिएक्टिव। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, ए विल बी मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पर इसका कैसा इफेक्ट आ रहा है, प्लस एम इफेक्ट आ रहा है। तो दिस इज CH OH पॉजिटिव और ये क्या है यहाँ पर OMe, ये लोन पेयर हो गया, ठीक है ना। प्लस अब न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्ट करेगा जो भी है वो कैसा होगा, ये वाला स्टेप कैसा रहेगा, फास्ट है। तो रेट या रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रहा है, एट द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसमें बनेगा, ए। अगेन मैं ये कह रहा हूँ फर्दर कि रिएक्शन हमारी किसमें हो रही है, H पॉजिटिव एनहाइड्रस के अंदर हो रही है। अगर डायरेक्टली जैसे सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, क्लाइसन कंडेंसेशन है, या कैनियारो रिएक्शन है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है, तो उस वाले केस में देख लेते हैं कि कौन यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इस वाले केस में, आंसर विल बी ए विल बी द आंसर करेक्ट, क्योंकि ये विड्रॉ करेगा तो इस वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। CNV क्या है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। और ये कीटोन है, कीटोन तो ऐसे ही लेस रिएक्टिव रहता है बेसिकली, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा,
ए विल बी द मोस्ट स्टेबल। अब अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, SnCl2 dissolve in a solution containing Cl minus ions to form SnCl3 minus। अगर SnCl2 की रिएक्शन कराते हैं Cl माइनस के साथ में तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बना रहा है ये SnCl3 माइनस। अब देखो यहाँ पर ये देखें कि Sn के पास, Sn किस में आता है, टिन जो है वो कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4। ठीक है, और 2Cl के साथ में इसकी रिएक्शन हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए, तो ये क्या बनाया SnCl, और ये एक लोन पेयर एज इट इज रहा। इसकी नाउ फर्दर रिएक्शन हो रही है किसके साथ, Cl माइनस के साथ में, तो ये क्या बना देगा Cl, और ये लोन पेयर एज इट इज रहा। तो टोटल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर का सम कितना है इसके पास 4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेसिकली इसका sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, लेकिन एक लोन पेयर है तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा, ये लोन पेयर हो गया 3Cl, ये पिरामिड की तरह से जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको क्या कहेंगे हम ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, दिस विल बी अ ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिड की तरह से हो गया। ठीक है, तो आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ना, इसके बाद देखते हैं आगे। अच्छा, अगर इसमें सॉरी ये क्या पूछ रहा है, ज्योमेट्री पूछ रहा है, शेप नहीं पूछ रहा है, तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, ज्योमेट्री और शेप में मैंने पहले भी अंतर बताया था, तो ये क्या हो जाएगा आंसर विल बी डी। अगर शेप पूछेगा तो क्या होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो ये देख लो। ये क्या कह रहा है, हाउ मैनी नोड्स आर देयर इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो s से बनती है, यानी कि 2s प्लस 2s का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये क्या बना रहा है सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। तो सिग्मा स्टार 2s का स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, ये इस तरह से ये रहता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव। तो इसमें कितना नोड हो गया, ये हो जाता है इसका क्या, दिस इज द नोडल प्लेन। ये क्या हुआ नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन की जो संख्या है, जो वैल्यू है वो कितना है 1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ए 1। ठीक है ना, तो आप ये सारे ऑर्बिटल्स की जो शेप है, नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, इस तरह के जो कौन से वाली ऑर्बिटल, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के भी ये पूरा तरह से रिवाइज कर लो, और दूसरा जो मॉलिक्यूलर है ऑर्बिटल है, ठीक है ना, उनका भी रिवाइज कर लो। तो यहाँ से भी वो सवाल पूछता ही पूछता है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये क्या कह रहा है, देखो CH3 CH2 MgBr की रिएक्शन हो रही है इस वाले कीटोन के साथ, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन की रिएक्शन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रोडक्ट, कि अगर कीटोन की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं RMgX के साथ, तो ये डायरेक्टली क्या बनाएगा, ये ETMgBr लिख दूँ इसको, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो कीटोन को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलता है, सॉरी ये ET है, तो क्या मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल, तो दिस इज ET, और ये OH हो जाएगा। अब इसको हम हीट कर रहे हैं किसके साथ H2SO4 के साथ। तो अल्कोहल को अगर हम रिफ्लेक्स करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो क्या होता है एलिमिनेशन होता है, यहाँ से H2O बाहर हो जाएगा और सेट जैप प्रोडक्ट मिलेगा हमें। सेट जैप एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो ये ET हो गया। नाउ
अब इसमें क्या हो रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है O3Zn, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये O3 कॉमा जिंक, तो ये यहाँ से इसको क्लीव कर देगा, ये क्या करेगा, यहाँ से इसको क्लीव करेगा, ठीक है ना। और ये कीटोन बन जाएगा, ये भी कीटोन, तो ये ET रहा और दिस इज कीटोन नाउ, ये पीएच एज इट इज रहेगा, और यहाँ भी क्या आ गया, ये कीटोन आ गया, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, देख लो कि दोनों एक इथाइल के साथ में कीटोन है, ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, ये वाला पार्ट भी क्या है, कीटोन हो गया, दिस इज C डबल बॉन्ड O, तो ET C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH2, कौन से वाला ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, C ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर इज C, करेक्ट आंसर क्या हो गया, C, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये वाले इस तरह के जो रिएक्शन सीक्वेंस वाले सवाल ऑर्गेनिक में वो ज्यादा पूछ रहा है आजकल IIT एडवांस में भी और मेंस में भी ये पूछने लगा है। पहले आज से 6-7 साल पहले इस तरह के सवाल नहीं पूछता था, तब वो डायरेक्ट सवाल पूछता था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स मेटल Mn पॉजिटिव हैज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन d ऑर्बिटल, द न्यूट्रल M हैज ए ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन क्या है इसका, ये AR है, ठीक है ना, और 4s2 3d6, ठीक है। अब देखो ये d ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है m का क्या रहेगा, फिर ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या दो तो 4s से लूज करेगा और एक यहाँ से, तभी हमारे पास में क्या बनाया होगा इसका, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, ये देख लो कि कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा यहाँ, 3d5 और 4s0। तो ये किस वाले केस में पॉसिबल हो सकता है कि जहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो, +3 हो। तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर ना तो यहाँ पर है क्योंकि Cn का 6 हो गया 4, तो ये क्या है, +2 में है, दिस इज इन +2, और ये +3 में है, ये +2 में है, और ये +3 में है। अब देखो अगर ये MCn6 होगा तो यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नहीं हो रही है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या रहा होगा, MF6 3-, दिस शुड बी द कॉम्प्लेक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी द करेक्ट आंसर विल बी बी, ओके ना। कोऑर्डिनेशन के सवाल में इसलिए भी ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन से आपको मिनिमम 6 सवाल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बॉन्डिंग में डायरेक्ट भी पूछता है और इनडायरेक्ट में भी पूछता है, ठीक है ना, क्योंकि बॉन्डिंग तो ऑर्गेनिक में भी पूछ लेता है। तो 6 से 7 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे दोनों चैप्टर को मिला करके। अगला सवाल क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स दैट कैन एग्जिस्ट एज ए पेयर ऑफ एनैंसियोमर्स। तो पेयर ऑफ एनैंसियोमर्स पे एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए कि वो उस मॉलिक्यूल ओवरऑल उसके पास में क्या मॉलिक्यूलर एसिमेट्री हो। तो देखो ये कोबाल्ट का स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर इथाइल इथाइलिन डाइएमाइन EN क्या है, यहाँ पर ये लिगैंड है, तो ये आया। इसी तरह से ये हमारे पास NH2 है, यहाँ पर ये NH2, ठीक है। सिमिलरली ये भी NH2 और ये भी NH2, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, कौन से वाले का, फर्स्ट वाले का, 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो हम ये वैसे भी पढ़ते हैं जब ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ रहे होते हैं, तो MAA होल थ्राइस इज ऑप्टिकली एक्टिव, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है। ये वाला क्या शो करेगा, स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि इसका जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल बनेगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल,
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, तो आंसर क्या है? ऑब्वियसली ए हो गया। और तो बाकी का आप स्ट्रक्चर भी बना के देख लेना, वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है ना। ये वाला ट्रांस कह रहा है इसमें, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना। तो कौन एग्जिस्ट करेगा? आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स दैट कैन एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ एनेंशियोमर। तो इसका तो दोनों आइसोमर नहीं शो करेगा, ना तो सिस और ना ही ट्रांस। इस वाले केस में सिस कर सकता है, ट्रांस नहीं करेगा। ठीक है ना, बी वाले केस में। और ये तो क्या है, इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, तो ये तो ऐसे ही नहीं करेगा, टेट्राहेड्रल शो कर सकता है। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। कलर्ड होने के लिए क्या कंडीशन है? फॉर कलर्ड कंपाउंड क्या होना चाहिए इसके पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। Al3 पॉजिटिव, एन की वैल्यू 0। एन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। इसी तरह से Zn2 पॉजिटिव के पास एन की वैल्यू 0 है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? 4s2 3d10। तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो डी में सारे कैसे हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? कलरलेस। Ni2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d8। तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल गए, और डी में कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से 3 तो पेयर्ड हो गई ऑर्बिटल, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, तो ये वाला कैसा रहेगा? कलर्ड। तो आंसर सिंपली क्या हो गया? सी। सिमिलरली Mg में क्या रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या रहेगी? 0। तो आंसर क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दिस, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल है। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 यूजिंग 2 Pt electrodes. After some time, the blue color of the solution disappear along with evolution of O2. Which of the following statement is correct regarding the resultant solution? तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गया। कलर डिसअपियरेंस होने का मतलब क्या है कि Cu2 पॉजिटिव आयन कंप्लीटली डिपॉजिट हो गया एट कैथोड। तो एट एनोड पर क्या रिएक्शन होगा? यहाँ एट एनोड क्या रिएक्शन होगा? वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये देख लो H2O2, और ये क्या दे रहा है हमें? 4H पॉजिटिव प्लस O2 गैस यहाँ से लिबरेट हो रही है। ये रिएक्शन होगा किस पर? एनोड पर। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा? कि एट कैथोड कॉपर का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। Cu पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल कन्वर्ट इनटू Cu सॉलिड। तो कलर डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि सारा कॉपर वो डिपॉजिट हो जाएगा। अब देखो आफ्टर, क्योंकि ये कह रहा है कि आफ्टर डिसअपियरिंग ऑफ द कलर, ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो रिएक्शन में इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट हो गया। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या आया हमें? H पॉजिटिव आयन मिला। तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस विल इंक्रीज एज कंपेयर टू द OH माइनस। OH माइनस तो आ नहीं रहा है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ H पॉजिटिव आ रहा है। तो H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है, तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है? एसिडिक। तो इसके कारण सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक। ठीक है ना। तब क्या मिलेगा हमें? कि pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी? लेस देन 7। pH जो होगा सॉल्यूशन का, वो लेस देन 7 होगा। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं।
ये क्या करा, डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl का 3m सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 1000 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब देखो 1000 ml में हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका, कि ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.25, और वॉल्यूम हमको कितना चाहिए 1000 ml चाहिए सॉल्यूशन का। तो वेट इसका कितना आ जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा 1250 ग्राम। ठीक है ना। अब 1250 ग्राम में वो कह रहा है कि 3m सॉल्यूशन है, इसकी जो मोलैरिटी है वो कितना है 3m है। 3m मोलैरिटी का मतलब क्या, वेट ऑफ NaCl, वेट ऑफ NaCl इसमें कितना रहेगा 3 × 58.5। NaCl के एक मोल का वेट, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24 + 1 25। ठीक है। अब दो कैरी हो गया, 3 × 5 = 12। तो ये 170.5 ग्राम, 175.5 ग्राम वेट हुआ किसका, NaCl का। अब इसमें हमारे पास जो वेट आएगा वो वाटर का कितना हो जाएगा, वेट ऑफ H2O। ठीक है। W ऑफ H2O कितना हो जाएगा 1250 माइनस 175.5। तो ये कितना आएगा यहाँ 0.5। ठीक है ना, ये 9 बचेगा यहाँ, तो 9 में से 5 जाएगा तो ये 4 बचा। ठीक है ना, यहाँ 4 बचेगा, तो ये 14 में से 7, तो ये 7 आ गया, और ये 1 में से 1 जाएगा तो 0। ठीक है, तो ये आ गया 1074.5 ग्राम। अब देखो क्योंकि उसने डेंसिटी इसका दिया हुआ है, तो सिंस द डेंसिटी ऑफ H2O क्या है 1 ग्राम पर ml है। ठीक है ना, 1 ग्राम पर ml। तो जो इसका वेट होगा वही वॉल्यूम हो जाएगा। तो V ऑफ H2O क्या हो जाएगा, कितना हमको ऐड करना पड़ेगा 1074.5 ml। कितना ऐड करना पड़ेगा, ये इतना ml इसमें हमको ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये वाली बात क्लियर हो गई सबको। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल। तो आंसर क्या हो गया, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आफ्टर दिस, अब देखो रिएक्टेंट आर गिव्स एंड डिफरेंट प्रोडक्ट, सारे क्या है पैरेलल पाथ में जा रहे हैं। तो ये मान लो कि हमारे पास में ये रिएक्टेंट है, इसकी पैरेलल पाथ रिएक्शन हो रही है, ये इस तरह से रिएक्शन हो रही है। मान लो कि यहाँ पे प्रोडक्ट P1 P2 P3 और ये P4 मिल रहा है। ठीक है ना, एक सेकंड, मोबाइल को। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या ये P1, और इसी तरह से मान लो ये अप टू N आ रहा है, हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं। अप टू N कह रहा है ना, ये N प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो देखो पैरेलल पाथ रिएक्शन में क्या होगा, कि रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट ओवरऑल जो हो जाता है वो K1 + K2 + K3 + K4 या प्लस अप टू N, जितना भी है हमारे पास में। ठीक है ना। तो ये भी क्या कह रहा है कि सबके लिए मान लो P1 बनना है, यहाँ पर 2P बनना है, या 3P बनना है, या 4P बनना है। तो इसका जो रेट कांस्टेंट है वो K है, इसका 2K है, इसका 3K, इसका 4K अप टू N की है। तो ओवरऑल जो K हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल K टोटल किसके बराबर हो जाएगा, कि जितने भी N मिल रहा है हमको, और ये जितना भी K दिया हुआ है,
तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। आफ्टर दिस नेक्स्ट, तो ये देखो अगला सवाल क्या है। कंसीडर ए हाइपोथेटिकल केस इन विच the charge of a proton is twice as that of an electron. Using this hypothetical case, how many protons, neutrons and electrons would a neutral 23 Na will contain? अब देखो ये अगर Na23 है हमारे पास में, तो जो ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो होगा वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो चार्ज है इस पर वो कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। तो ये देख लें कि कौन कौन से केस में जो सम आ रहा है एटॉमिक मास का वो 23 आ रहा है। तो यहाँ पर ये कितना आ रहा है? ये 12 हो गए, ये 11, तो 23 हो गया। ये यहाँ पर 11, ये भी 23 हो गया। ये यहाँ पर 11, ये 12, ये भी 23, ये 12, ये 11, यहाँ भी 23। अब चार्ज बैलेंस करना है कि जितने प्रोटॉन होंगे उसका 2 टाइम्स क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन पे कितना चार्ज बता रहा है? इज ट्वाइस एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की जितनी वैल्यू होगी उसके 2 टाइम्स क्या रहेगा? उसके 2 टाइम्स रहेगा इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो 12 इलेक्ट्रॉन 24 होने चाहिए, ये इनकरेक्ट हो गया। ये यहाँ पर 11 है, तो 11 दूनी 22 इलेक्ट्रॉन, ये इनकरेक्ट हो गया। ये 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 नहीं हो सकता है। ये 11 है, तो ये 22 हो गया। सो दिस डी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास? डी हो गया सिंपली। ऐसे ट्रिकी कुछ सवाल मिलते हैं हमें छोटे छोटे, ठीक है ना, जहाँ पर वो क्वाइट कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अगला सवाल है थर्मोडायनेमिक्स से। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्सिबल वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन 4 डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर एक्सपेंशन हो रहा है, एंड फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। तो देखो ऐसे ही अगर डायरेक्टली हमको करना है तो आइसोथर्मल में तो वर्क डन सबसे ज्यादा होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में एक तो ये हो गया आंसर, और एक ये आ रहा है, ठीक है ना। और फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है, यानी कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, तो लीस्ट होगा। और लीस्ट कौन से वाले केस में? इस वाले केस में आ रहा है। तो क्या हो गया आंसर? ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? ए हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो ये 15 क्वेश्चन मैंने बहुत ट्रिकी वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, यहाँ पे क्वाइट कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बच्चों को, ठीक है ना। तो इसके बाद देखते हैं कि अगले 15 क्वेश्चन और मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। चलो ठीक है। जय हिंद, राधे राधे, जय भारत।